नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। दिस इज सौरभ सोलंकी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 6 दिसंबर 2020। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट डैम से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल। उसके बाद डिस्कशन होगा ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से रिलेटेड एक आर्टिकल का, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर और शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से जो कि है ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। सबसे पहले तो ये पाए कहाँ जाती है, देखिए ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का ये जो ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ये एक्चुअली में लॉन्ग चेन ऑफ बहुत सारे यहाँ पर आइलैंड्स हैं और बहुत सारे मरीन ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये जो सारे आइलैंड्स बने हुए हैं ये किससे बने हुए हैं, ये आपकी बने हुए हैं कोरल्स से। ऑलराइट, रिसेंट कंटेस्ट ये है कि यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN ने ये बात को पॉइंट आउट किया है कि जो ऑस्ट्रेलियाज ग्रेट बैरियर रीफ है ये एक क्रिटिकल स्टेज में है अपने, और क्या हो रहा है यहाँ का जो आसपास का वाटर है, जो ओशन वाटर है, इसका टेम्परेचर लगातार राइज हो रहा है और उसके कारण ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये डिटोरिएट हो रहे हैं। ठीक है ना, इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। थोड़ा से और कुछ बेसिक बातें डिस्कस करते हैं इस बैरियर रीफ के बारे में। ये वर्ल्ड की मोस्ट एक्सटेंसिव यानी कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोरल रीफ का कलेक्शन है। ऑलराइट, यहाँ पर अराउंड 2900 इंडिविजुअल रीफ्स पाई जाती है और 900 आइलैंड्स हैं जो कि कोराल से बने हुए हैं। ठीक है, कहां पर है, कौन सा वाला एरिया है, कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड। ये जो आपको ऑस्ट्रेलिया का ये वाला जो पोर्शन है ये क्वींसलैंड स्टेट है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, उसके पास में ये पाई जाती हैं। ये स्पेस से दिखने वाली, आउटर स्पेस से दिखने वाली वर्ल्ड्स बिगेस्ट सिंगल स्ट्रक्चर जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने बनाया ये है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद इसको बनाया गया है, कोरल्स को देखो बनाने के लिए ना 2 ऑर्गेनिजम्स लगते हैं। सबसे पहले तो आपके कोरल पोलिप्स होते हैं, ऑलराइट, और एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम होता है जूजेंथली। ठीक है, जूजेंथली क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको चाहिए होता है शेल्टर, रहने के लिए घर। वो घर प्रोवाइड करता है कोरल्स। ठीक है, जूजेंथली कोरल्स को क्या प्रोवाइड करता है, कोरल्स को ये खाना प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जो ब्यूटीफुल कलर्स हमें देखने को मिलते हैं कोरल्स के वो जूजेंथली के कारण ही होते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाज ग्रेट बैरियर रीफ जो है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था 1981 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं। आपको पता होगा क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, लगातार सी लेवल का जो टेम्परेचर है उसमें राइज देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके कारण क्या हो रहा है, ये जो जूजेंथलीज हैं ये क्या करते हैं, जहां पर ये पाए जाते हैं उनके आसपास अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, इनके सर्वाइवल के लिए जितना टेम्परेचर ज़रूरी है उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाता है तो ये क्या करते हैं, उस एरिया को छोड़कर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं किसी और जगह। ठीक है, जैसे ही जूजेंथली ने अपना घर छोड़ा, कोरल्स को पीछे छोड़ा, कोरल्स का जो कलर होता है वो वॉश्ड आउट हो जाता है। ठीक है, जो ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं कोरल्स के देखने को मिलते हैं हमें, वो देखने को नहीं मिलता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है कोरल ब्लीचिंग। ठीक है ना, ब्लीच्ड हो गया, कलर उतर गया कोरल्स का। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, वहाँ से ऐसी जगह तलाशते हैं जहाँ पर इन्हें टेम्परेचर, लाइट वगैरह, न्यूट्रिएंट वगैरह इनके अकॉर्डिंग मिले। ठीक है, अब ये जो कोरल्स की प्रोसेस है, कोरल ब्लीचिंग की जो प्रोसेस है, इसको रिवर्स किया जा सकता है। ठीक है ना, यानी कि जो जूजेंथली छोड़ के गए हैं उनको वापस लेके आया जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा हार्म ना पहुँचे तो। अगर अभी भी जो सारी दुनिया भर की सरकार हैं जो सतर्क हो जाएं, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स लें तो इस प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है। ठीक है, कोरल ब्लीचिंग हाल ही में कहाँ कहाँ पर देखने को मिल रही है, कैरिबियन आइलैंड्स में देखने को मिली है, इंडियन आइलैंड में देखने को मिली है, पैसिफिक ओशंस में देखने को मिल चुकी है कोरल ब्लीचिंग। अब हमें ग्रेट बैरियर रीफ में भी कोरल ब्लीचिंग के एग्जाम्पल्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इंडिया का मतलब है लक्षद्वीप आइलैंड में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद थोड़े से 1-2 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बारे में। ये एक गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है,
यानी कि गवर्नमेंट्स जो हैं, अलग अलग देशों की गवर्नमेंट्स इसकी मेंबर्स हैं, और कुछ सिविल सोसाइटीज़ जो कि नेचर को कंजर्व करने के लिए काम कर रही है वो भी इसके मेंबर्स हैं। इसको क्रिएट किया गया था 1948 में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये स्विट्ज़रलैंड में है। ऑलराइट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, रेड लिस्ट, रेड डाटा बुक जो बनाई जाती है, ठीक है ना, उसका रिकॉर्ड वगैरह रखने का काम IUCN करता है, जहाँ पर क्या होता है, जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ होती हैं उनका नंबर वगैरह का डाटा यहाँ पर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि है केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट डैम से रिलेटेड। ठीक है, केन बेतवा जो है ये दो रिवर्स का इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है। एक रिवर है आपकी केन, दूसरी रिवर है बेतवा। दोनों ही रिवर्स मध्य प्रदेश में है। ठीक है, दोनों ही रिवर मध्य प्रदेश में है। अभी क्या किया जा रहा है, दोनों ही रिवर्स को इंटरलिंक्ड किया जा रहा है। ठीक है, हाल फिलहाल में रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि एक डैम है, ओवर डैम, ऑलराइट, जो कि इसी इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के ऊपर बन रहा था। लेकिन अभी क्या किया गया है, इस डैम के कंस्ट्रक्शन को रद्द कर दिया गया है। ठीक है ना, रोक लगा दी गई है उसके ऊपर। और बातें डिस्कस करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये कंट्री का फर्स्ट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है। ठीक है, एक फैक्चुअल पॉइंट आपके लिए यहां से ये मिल गया। इसके बाद क्या किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट में, जो केन रिवर है वहां से पानी लेकर आएंगे और बेतवा में उस पानी को आकर ड्रेन करेंगे। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। आपका जो पूरा बुंदेलखंड वाला रीजन है, वो पूरा रीजन ड्रॉट वाला एरिया था, वहाँ पे पानी वगैरह की काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होती हैं। तो केन रिवर का जो एक्सेस वाटर होगा उसको बेतवा में लाके छोड़ा जाएगा। ठीक है, इससे फिर होगा क्या कि वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, जो आसपास के और लोग जो उस रिवर पर डिपेंडेंट हैं उन्हें भी इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, रिवर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। केन और बेतवा दोनों ही रिवर्स जो हैं वो मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मध्य प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है दोनों ही रिवर। ठीक है, दोनों ही जो रिवर हैं वो आपकी एक इंपॉर्टेंट रिवर है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है यमुना, उसकी ट्रिब्यूटरी है। और यमुना खुद गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, केन जो है वो यमुना से मीट करती है बंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में, और बेतवा जो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में जाकर यमुना से मिल जाती है। ठीक है, फिर राजघाट, परीचा, माता टीला, ये सारे डैम्स जो हैं ये बेतवा रिवर के ऊपर बने हुए हैं। केन रिवर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया से होकर गुजरती है, जिसका नाम है पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है ना, तो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न जो है इस इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में, वो पन्ना टाइगर रिजर्व का बीच में होना है। ठीक है, इस दोनों रिवर के पानी को जब मर्ज किया जाएगा तो वो जो एरिया होगा वो पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच में से होकर गुजरेगा। ठीक है, इसके कारण यहाँ की जो स्पीशीज है उनको काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट उनके ऊपर पहुँच सकता है। इसके बेनिफिट क्या होंगे, सबसे पहले तो वाटर एंड फूड सिक्योरिटी इंश्योर होगी लोगों की। ठीक है ना, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर हो सकेगा, सारी बड़ी बड़ी बातें हैं ये। ठीक है, बूस्ट होगा एग्रीकल्चर में, बूस्ट देखने को मिलेगा। डिजास्टर मिटिगेशन रोका जा सकता है, और बूस्ट टू ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है ना, ये सारी सब बातें हैं बड़ी बड़ी कहने को। इनमें से कितनी चीज़ें होंगी, देखिए एग्रीकल्चर को तो बेनिफिट होगा ही होगा। ठीक है, लोग यूटिलाइज कितना करेंगे ये सारी बातें आगे चल के पता चलेंगी। ठीक है, आपको इसके साथ साथ क्या करना है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी याद रखने हैं। ठीक है ना, चैलेंजेस आप उनको बोल सकते हैं कि चैलेंजेस क्या है इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के। ठीक है, एक दो चैलेंजेस मैं आपको बता देता हूँ, बाकी चैलेंजेस आपको खुद से प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले तो देखिए, दो रिवर्स हैं, केन है और बेतवा है। दोनों रिवर्स का एक अलग बायोडाइवर्सिटी होती है। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ और अदर ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल सकते हैं, बेतवा रिवर में कुछ और ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, दोनों ही रिवर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी डिफरेंट हो सकती हैं। तो अगर इंटरलिंक किया जाएगा तो हो सकता है कि हमारे नेचर पर इसका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़े। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बेतवा रिवर में कोई इंडेंजर्ड फिश की स्पीशीज पाई जा रही है। ठीक है, केन रिवर में मान लीजिए कोई एक ऐसी स्पीशीज पाई जाती है जो इस स्पीशीज को क्या कर सकती है, हार्मफुल इफेक्ट डाल सकती है या फिर इसको हंट कर सकती है। तो ये स्पीशीज जो है एंडेंजर्ड है ऑलरेडी। ठीक है, अब वो खत्म ही हो जाएगी। ठीक है ना, एक्सटेंट हो जाएगी। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस या फिर हमको इनको चैलेंजेस बोल सकते हैं कि इस इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स के चैलेंजेस हो सकते हैं। अगली चीज़ जो मैंने बताई, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। एसिडी लेवल जो होता है दोनों का ही वो डिफरेंट होता है, अलग अलग रिवर्स का अलग अलग एसिडिक लेवल होता है उनका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
और डिस्कस करते हैं ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 के बारे में। रिसेंट कंटेस्ट ये है कि रंजीत सिंह दिसाले जो कि एक प्राइमरी टीचर है महाराष्ट्र से, उन्हें क्या में दिया गया है, उन्हें रिसेंटली ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। और अवार्ड जीतने के बाद उनका रिएक्शन कुछ इस प्रकार का था। इस प्रकार का रिएक्शन उनका क्यों था? क्योंकि ये जो अवार्ड है ये $1 मिलियन का अवार्ड है, ठीक है ना। इतना सारा पैसा इनको दिया जाएगा। ये जो अवार्ड दिए जाते हैं ये वर्की फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। ये फाउंडेशन मिलकर वर्क करती है यूनेस्को के साथ, ठीक है ना। क्या मकसद है इन अवार्ड्स को देने का? सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेटर को अंडरलाइन करना है, ऑलराइट। और ऐसे टीचर्स जो कि क्या कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, अपने स्टूडेंट्स के बेटरमेंट के लिए, तो उनको अप्रिशिएट करने का एक ये तरीका है, ठीक है। रंजीत सिंह दिसाले ने ऐसा क्या किया है, इनका क्या ऐसा कंट्रीब्यूशन रहा है जिसके कारण उनको ये अवार्ड दिया गया? सबसे पहले तो देखिए इन्होंने क्या किया, जो टेक्स्ट बुक थी उनको ट्रांसलेट किया रीजनल लैंग्वेज, जो भी इनकी मदर टंग है, महाराष्ट्र में है तो जो मराठी की टंग में इन्होंने टेक्स्ट बुक को ट्रांसलेट किया, ठीक है। और उन बुक्स के साथ साथ क्या किया इन्होंने, QR कोड भी अटैच कर दिया। बच्चे क्या करेंगे, उस QR कोड को स्कैन कर कर क्या कर सकते हैं, उनको एक्सेस मिल जाएगी, ऑडियो पोएम्स वगैरह वो सुन सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स वगैरह देख सकते हैं, स्टोरीज वगैरह सुन सकते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ रंजीत सिंह जी ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव की भी शुरुआत की थी, जिस इनिशिएटिव का नाम था लेट्स क्रॉस द बॉर्डर, ठीक है। यहाँ पर ये क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो यूथ है, यंग पीपल है अलग अलग कंट्रीज़ का, जो कि कन्फ्लिक्टिंग जोन में आती है, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान, पैलेस्टाइन एंड इजराइल, इराक एंड ईरान, USA एंड नॉर्थ कोरिया, जो कन्फ्लिक्टिंग रीजन्स है ना, उनके लोगों को साथ में लाने की, पीस में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। लेट्स क्रॉस दी बॉर्डर का ये मतलब नहीं है कि यहाँ से कूद कर यहाँ जाओ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को मिलाने की बात कर रहे हैं कि बीच की जो दरारें हैं हमारी, उन दरारों को हम भर दें। इम्पैक्ट क्या हुआ, इन्होंने जो काम किए उसका इम्पैक्ट भी तो होना चाहिए। तो देखिए इनका इम्पैक्ट ये हुआ, जिस एरिया में ये टीचर हैं उस एरिया में कोई भी नो रिपोर्टेड टीनेज मैरिज, कोई भी टीनेज मैरिज अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई है। उसके साथ ही साथ 100% अटेंडेंस ऑफ गर्ल्स एट दी स्कूल, ये एक बहुत रिमार्केबल चीज़ देखने को मिली है, ठीक है। काफ़ी अच्छा काम किया इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्होंने लॉन्च किया है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, हमारे वेंकैया नायडू। उन्होंने रिसेंटली संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ऑनलाइन एग्जीबिशन ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज, इस एग्जीबिशन को ऑनलाइन लॉन्च किया। क्या है ये, तो ये जो एग्जीबिशन लॉन्च किया गया एक्चुअली इसमें होगा ये कि जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं, इंडिया है, कजाकिस्तान है, चाइना है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, रशिया है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये सारे पार्टिसिपेंट्स के जितने भी म्यूजियम्स हैं वो सारे, मतलब कि एक म्यूजियम चुना जाएगा उन देशों में से इंडिया की तरफ से, जैसे कि नेशनल म्यूजियम जो कि न्यू दिल्ली में है, वो इसका मेंबर होगा। इसके साथ कोलैबोरेट करेंगे सारे जो भी कंट्रीज़ के अलग अलग म्यूजियम्स हैं, वो साथ में आके कोलैबोरेट करेंगे और शेयर करेंगे अपना अपना एक्सपीरियंस को, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था 19th मीटिंग ऑफ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल हेड ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा, ऑलराइट। चलिए यहां पर क्या होगा, विजिटर्स कैन एक्सप्लोर द इंडियन बुद्धिस्ट ट्रेजर्स फ्रॉम द गंधारा एंड मथुरा स्कूल्स, नालंदा, अमरावती, सारनाथ एसेट्रा इन 3D वर्चुअल फॉर्मेट। इसके साथ ही साथ द इंटरनेशनल एग्जीबिशन गिव्स अ ग्लिम्स ऑफ द आर्टिस्टिक वेल्थ displayed in various museums across Asia and also represents the artistic excellence embedded within an electric historical timeline। चलिए संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर पॉलिटिकल अफेयर्स को भी डिस्कस किया जाता है, इकोनॉमिक अफेयर्स को भी डिस्कशन होता है, मिलिट्री अफेयर्स पर भी इनका डिस्कशन होता रहता है। कब ये क्रिएट किया गया था इसको, तो 2001 में इसका क्रिएशन हुआ था। इसको क्या बोला जाता है, अलायंस ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न कंट्रीज यहां पर हैं, इसकी मेंबर्स हैं। सारी कंट्रीज जो है वो आपकी इसकी ईस्टर्न कंट्रीज हैं,
इसके बाद इसके मेंबर्स कौन कौन है, तो कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान हाल फिलहाल में ही इसके मेंबर्स बने थे 2017 में। इसके साथ साथ ऑब्जर्वर स्टेटस भी प्रोवाइड किया गया अफगानिस्तान को, बेलारूस को, ईरान एंड मंगोलिया को। डायलॉग पार्टनर्स ये याद आपको नहीं रखना है, अजरबैजान है, आर्मेनिया है, कंबोडिया है, नेपाल है, टर्की है, श्रीलंका है। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको डिस्कशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। बाकी आपको ये लेक्चर सीरीज कैसी लग रही है आप हमें अपने ओपिनियन जरूर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ गुड डे।